So let's start our new chapter of economics, that is Indian economic development, agriculture, industry and trade 1950-1990। मतलब हमारी एग्रीकल्चर की, ट्रेड की और इंडस्ट्री की क्या कंडीशन थी 1950 और 1990 में, इसे हम देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा है, बाद वाला समय, मतलब जब इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा ही समय हुआ था, तो कैसी कंडीशन थी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड की, बताओ। इट वाज मतलब वेरी बैड तो थी, ब्रिटिशर से तो ऑफ कोर्स बेटर थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तब तो उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब थी, बट नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का क्या मतलब हुआ, मतलब उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अब पहले आप हेडिंग डालो एग्रीकल्चर। डाल ली, ओके डाल ली। लिखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में लिखो, पहले डालो इंट्रोडक्शन। देखो एग्रीकल्चर मतलब फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर होल्ड्स a very prominent place, agriculture holds a very prominent place in the economy, in the economy, full stop। agriculture acts as the agriculture acts as the backbone of, क्या बचा, हाँ जी पॉइंट्स में लिख लो, क्या लिखा था मैंने लास्ट, backbone of the nation's growth, backbone of the nation's growth, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, more than 75% of the people, more than 75% of the people of our country, of our country are dependent upon agricultural sector, are dependent upon the agricultural sector for for fetching their livelihood, fetching their livelihood। Next point, it becomes the responsibility of, it becomes the responsibility of every country, every country to do proper expenditure, to do proper expenditure in the agricultural sector, in the agricultural sector।
हो गया। देखो एग्रीकल्चर क्या होता है आपको पता ही है, फार्मिंग खेती। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर हमारी और कहीं हो या ना हो, हमारे इंडिया का तो एक मेन प्रोफेशन है एग्रीकल्चर, जिसपे 75% से भी ज्यादा कंट्री डिपेंडेंट रहती है। मोर देन 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर ओनली। एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही 75% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है। और ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जो भी हमारी नेशनल इनकम, जीडीपी, जीडीएक्स, पर कैपिटा इनकम होती है, उन सब का बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है, बहुत ही बिगेस्ट लार्जेस्ट इंडिकेटर है। इसके तहत ही हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, इसी के ही अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी में अपग्रेडेशन होती है। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लोग आसानी से आ जाते हैं। इसका रीजन ये है कि, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? ओके 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 बच्चा, ओके ओके। तो इसका रीजन ये है क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई बैरियर्स नहीं होते। व्हाट इज मेंट बाय बैरियर्स? कोई रुकावटें नहीं होती। इसका रीजन ये है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर फ्री फ्रॉम ऑल द बायसनेस, हर तरह के बायसनेस से फ्री होता। वरना और आप किसी भी सेक्टर में जाओ, यू नीड टू बी क्वालिफाइड, यू नीड टू एक्वायर द प्रॉपर एजुकेशन। जिस कोर्स में आप जा रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड आपको एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगी देन यू वॉन्ट एबल टू गो इन दैट कोर्स। लेकिन एग्रीकल्चर में कभी आपने सुना है कोई फार्मर क्वालिफाइड है? अगर क्वालिफाइड होगा तो फार्मर ही क्यों होगा। तो एग्रीकल्चर में कोई भी रुकावटें नहीं होती, इसीलिए अधिकतर लोग एग्रीकल्चर को करने में ही इच्छुक होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट लिखो। आप लिखो कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज, कैसी थी कंडीशन उसकी? वॉज वेरी बैड। हम हो, आप वो लाइन भूल गए ना जैसे हम पहले बोला करते थे, कोई बात नहीं, याद करो। द कंडीशन ऑफ दैट वॉज वेरी बैड। ब्रिटिशर्स के रूल की तो बात की जा रही है। लिखो द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी बैड। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया। सेकेंड पॉइंट लिखो। ओके, टेक 2 मिनट्स। ओके बच्चा, सेकेंड लिखो द revenue earned by agricultural sector, the revenue earned by agricultural sector was not taken by, was not taken by the Indian people, was not taken by the Indian people. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। A lot of intermediaries, a lot of
intermediaries were present were present during that time during that time. Next, there were huge taxes and quotas. There were huge taxes and quotas on the Indian farmers Indian farmers which slowed down SLWED, which slowed down their speed of production. Next, farmers were not farmers were not allowed to grow the crops allowed to grow the crops of their of their choice. Next, India do not have India do not have much resources so that so that they may they may spend it spend it on the development of the country. Next, लिखो conclusion. Hence, it can be concluded that hence it can be concluded that the condition of agriculture sector the condition of agricultural sector in India pre-independence was worsen. कर लिया अब मेरी बात सुनो। आज हम देखेंगे कि हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर की कंडीशन प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी या कैसी थी। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडिया की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार थी हर टर्म्स में, क्योंकि इंडिया वाज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं थी और किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स के। और ब्रिटिशर्स की क्या हर ही चीज में उनकी दबदबा रहता था, हर ही चीज में उनका कह सकते हैं एक्सट्रीम, हम कह ले तो एक्सट्रीम फोकस था, एक्सट्रीम प्रॉब्लम थी हर ही चीज में।
लेकिन ना जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें भी उनकी इसी तरीके से बड़ी बेकार टैरिफ पॉलिसीज थी, बड़ी बेकार कंडीशन थी। उसका रीजन ये था क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, लोग थे ज्यादा, काम था कम, और लोग जो थे भी वो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, वो ब्रिटिशर्स की मर्जी से प्रोडक्शन करते थे। इंडिया के पास इतनी वेल्थ खुद ही नहीं थी कि वो जो अपनी वेल्थ दे दे बाहर वाले, मतलब वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पे लगा दे। ये जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आया है, ये सारा आया ही बहुत बाद में, जब इंडिया स्टेबलाइज हो गई थी। जितना पैसे इंडिया कमाती थी उसको 75% ब्रिटिशर लेते थे, 25% इंडिया को देते थे। जो 25% होता था वो भी घर चलाने में लग जाता था, या मतलब लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में लग जाता था। वो पैसा भी कैसे लगाए हम अपने प्रोडक्शन सेक्टर पे। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी उनकी कंडीशन थी उतनी उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज होते थे वो प्रोड्यूस भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। दे वर नॉट एबल टू ग्रो द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस। वो क्रॉप्स अपने ग्रो करते थे अदर लोगों की चॉइस के। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन ऑफ इंडिया इन प्री इंडिपेंडेंस एरा ओवरऑल ही खराब थी, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो कंडीशन बहुत ही बेकार थी प्री इंडिपेंडेंस एरा में। इतनी बात समझ आई? ओके बच्चा, अब जो इसकी कंडीशन मैं कल से स्टार्ट करवाऊंगी। आज जो हमारी कंडीशन है इसमें तो पर्टिकुलरली टाइम पीरियड है ना चैप्टर में 1950 से 1990 तक। मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर समय में ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन, डिफरेंट टेक्निक्स थी कि मतलब इंडिपेंडेंस के बाद और 1990 तक। आप ये बताओ 90 क्यों कंसीडर किया, 91 के बाद क्यों नहीं किया? राइट। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी इसकी ऐसी कंडीशन क्या थी 1950 से 1990 तक के लिए। अब आप सर्टेन इसके मैं आपको कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो मुझे क्वेश्चंस लिख के दिखाओ इस चैप्टर से रिलेटेड ही। मतलब है तो ये पुराने चैप्टर से रिलेटेड, वो लिख के दिखाओ, कहीं पे भी लिख लो। लिखो, मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। आपकी मर्जी है, शॉर्ट लॉन्ग जितने में आंसर कंप्लीट है उतने में कर लेना। फर्स्ट लिखो, वॉज वॉज एग्रीकल्चर was agriculture included in 5-year plans? Was agriculture included in 5-year plans? दिख लिया? सेकंड देखो, what was the reason of हाँ बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, what was the reason of agricultural backwardness? Agricultural backwardness. नेक्स्ट लिखो, was the condition improved after 1991? Was the condition improved after 1991 related to agriculture? नेक्स्ट लिखो, why was more number of people more number of people included in agricultural sector? Agricultural sector. नेक्स्ट लिखो, what was the impact of Britishers on agriculture sector? What was the impact of Britishers on agricultural sector? Done.
डन। तो आप इन क्वेश्चंस को अभी ट्राई करिए और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।